यही रात का वक्त था। सड़क पर कभी कभी कोई ट्रक या तांगा गुजर जाता था। खेत सुनसान थे और चारों तरफ रात के अंधेरे ने गहरी चादर तान रखी थी। मेरे भाई जानिबे मकबूल पूरे वाली बस्ती आई और वह भी गुजर गई। इसके बाद बजली वाला नहर का पुल आया। मैंने चारों तरफ का जायजा लिया और फिर उबूर कर लिया। अब मैं नए मगर गैर आबाद इलाके में दाखिल हो चुका था। अब खेतों के बजाय मैं सड़क के किनारे लगे टालियों के दरख्तों के नीचे से होकर गुजरने लगा। सड़क पर ट्रक या बस की रोशनी नजर आती तो मैं जल्दी से खेत में छुप जाता। इस तरह मैंने काफी फासिला तय कर लिया था, लेकिन रात के वक्त पैदल चलना ठीक नहीं था। मैंने सोचा मुझे रेलवे लाइन के साथ साथ चलना चाहिए ताकि किसी स्टेशन पर अगर जालंधर जाने वाली कोई ट्रेन नजर आए तो मैं उसमें सवार हो जाऊं। वैसे भी रेलगाड़ी का टिकट मेरे पास ही था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि रेलवे लाइन किस तरफ है। मैं जीटी रोड से हटकर अब खेतों में आ गया। मुझे किसी सिग्नल की बत्ती की तलाश थी। मैं खेतों में ही चलता रहा। कोई आधा घंटा पैदल चलने के बाद मुझे दूर रेलवे सिग्नल की बत्ती नजर आई। मैं उस तरफ चलने लगा। वहां से रेलवे लाइन ज्यादा दूर नहीं थी। रेल की पटड़ी जमीन से जरा ऊंची थी। मैं रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। कुछ अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी दूर तक चला हूं कि मेरे ऊपर थकावट तारी होने लगी। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। अभी तक किसी स्टेशन का कोई नाम और निशान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं सुस्ताने की खातिर रेलवे लाइन के पास ही बैठ गया तो अचानक ही मुझे रेलवे इंजन की सीटी की आवाज आने लगी। दूर से ही रेलगाड़ी की लाइट चमक रही थी। मैं जल्दी से पटड़ी से दूर हट गया। थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी शोर मचाती गुजर गई। जब तक रेलगाड़ी की पिछली बत्ती मेरी आंखों से ओझल न हो पाई, मैं अपनी जगह से न हिला। मैं उस गाड़ी को नहीं पकड़ सकता था और ये भी मालूम नहीं था कि अगला स्टेशन कितनी दूर है। जब मेरी थकावट दूर हुई तो मैं उठकर रेलवे लाइन के साथ साथ चलने लगा। मुझे इतना इत्मीनान जरूर था कि मैं अमृतसर पुलिस के जंगल से दूर निकल आया। रात बड़ी खामोश थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। रास्ते में एक बड़ी नहर का पुल आया। मैंने भी लाइन के दरमियान संभल कर पांव रखते हुए पुल उबूर किया। दूर खेतों में किसी गांव की बत्तियां जलती नजर आईं और फिर ये गांव भी गुजर गया। मैं वाकई थक कर चूर हो गया था। मैंने सोचा कि कोई महफूज जगह तलाश करके बाकी रात वहां गुजार लूं और बाकी का सफर सुबह रोशनी में करना चाहिए। अंधेरे में सिवाय खेतों पर तारी धुंधली सी रोशनी के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक जगह थक कर बैठ गया था और मेरी आंखें भी अंधेरे की आदी हो चुकी थी। मैंने देखा कि रेलवे लाइन के नशेब में एक चबूतरा सा बना हुआ था। मैं ढलान से नीचे उतर गया। ये चबूतरा पक्की ईंटों का और छोटा सा बना हुआ था। पता नहीं ये किसने बनवाया था। बहरहाल रात गुजारने के लिए ये बेहतरीन जगह थी। पंजाब में मार्च के दिनों में रातें खुशक होती हैं। मेरा बदन गर्म था। मैं चबूतरे के फर्श पर सर रख कर लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था और नींद ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आंखें उस वक्त खुले जब एक रेलगाड़ी शोर मचाती हुई जा रही थी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो आसमान पर सुबह का नूर छाया हुआ था। हुआ फट रहा था। थोड़ा सा आराम करने की वजह से मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। अब मैं काफी हद तक ताजा दम था। मैंने कलिमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा और आगे रवाना हो गया। मैं रेलवे लाइन से जरा हटकर खेतों में चल रहा था। मैं काफी देर तक चलता रहा। खेत खत्म हो गए तो वीरान जमीन का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटी सी नदी आ गई जिसके किनारे कीकर के दरख्त थे। मैंने कीकर की एक शाख तोड़कर उसकी मिसवाक बनाई। इससे अपने दांत साफ किए और नदी के पानी से मुना धविया। थोड़ा सा पानी पीकर ताजा दम हो गया और आगे चल पड़ा। कहीं कहीं सिख और हिंदू किसान खेतों में हल चलाते नजर आ रहे थे, मगर वो मुझसे काफी दूर थे। मुझे भूख महसूस होने लगी थी, मगर वहाँ मैं किसी से खाना तलब नहीं कर सकता था। ये गांव भी जाहिर सी बात है हिंदू या सिखों का था। धूप काफी निकल आई थी और पैदल चलते चलते मुझे पसीना आ रहा था। वहाँ कोई सड़क और रास्ता नहीं था। मैं खेतों खेत ही चलता रहा। कभी चलते चलते एक खेत में आ जाता तो उसके खत्म होते ही दूसरे खेत में दाखिल हो जाता। यहाँ फसलें मेरे कद के बराबर ऊंची थी। मैं एक खेत की मेंढ से गुजर रहा था। मेरी रफ्तार कदरे सुस्त थी। मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बातें कर रही थी। मैं वहीं रुक गया। ये औरत किसी बच्चे को कुछ कह रही थी। मैं वहीं से वापस मुड़ने ही लगा था कि जैसे मेरे कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि वो औरत जो फसल के पीछे थी एक ऐसा जुमला बोल दिया कि जिसने मेरे कदम रोक दिए थे। इस औरत ने पंजाबी जबान में कहा था, कहो पुत्र ला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। साथ ही किसी 8-9 साल के बच्चे ने कहा, ला इलाहा इल्ला अल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हैरान सा होकर वहीं खेत के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई है और ये अपने बेटे को खेतों में बिठाकर कलिमा शरीफ क्यों पढ़ा रही है। मशरिकी पंजाब में जितने भी मुसलमान आबाद थे उन्हें या तो हिंदू और सिखों ने खत्म कर दिया या फिर जला वतन कर दिया था। ये मशरिकी पंजाब का ही इलाका था। यहाँ किसी मुसलमान घराने का मौजूद होना नामुमकिन था। मैं कान लगाकर सुनने लगा। वो औरत अपने बच्चे
को कलिमा तैयबा पढ़ा रही थी। मैंने फसल में से देखने की कोशिश की, लेकिन फसल ऊंची और इतनी घनी थी कि वो औरत मुझे नजर नहीं आ रही थी। औरत ने 3-4 मर्तबा इस बच्चे को कलिमा याद करवाया और फिर कहा, जब आप स्कूल जाओ कहीं देर ना हो जाए। मुझसे 40-50 कदम दूर से गंदम के गोशे हिलने लगे और फिर एक 8-9 साल का बच्चा फसल से बाहर आने लगा, जिसने निक्कर शर्ट पहनी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लड़का सिख था और उसके सर पर पगड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसके सर के बालों का जोड़ा बांधा हुआ था और जोड़े के गिर्द रुमाल लपेटा हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी खेत से बाहर निकल आई। मेरे लिए ये अजीब व गरीब लहमा था कि जिसको मेरा दिमाग हल न कर सका। सिख लड़के के गले में बस्ता लटक रहा था और वो एक जगह से अपनी माँ से जुदा होकर दूसरी तरफ स्कूल को चल दिया। उसकी माँ मेंढ की तरफ ही आ रही थी। वो शलवार कमीज में मलबूस थी। मुझसे रहा न गया और मुझे ये भी हौसला था कि ये औरत मुसलमान है, इसलिए मुझे उससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं जल्दी से उठा और औरत के पीछे तेज तेज कदमों से चलने लगा और जब वो दूसरे खेत की तरफ मुड़ने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर कहा, बहन जी जरा रुकना। वो वहीं रुक गई और उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। मैंने भी उसके करीब जाकर उसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो मुझसे भी ज्यादा हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसे ज्यादा तजस्सुस का मौका नहीं दिया और मैंने पंजाबी में कहा, बहन मैं मुसलमान हूँ। मैंने तसल्ली के लिए कलिमा पढ़ दिया और मैंने कहा, बहन जी ये राज मेरी समझ में नहीं आया। ये लड़का तो सिख है और आप उसे कलिमा याद करवा रही हैं। मैंने उसे ये भी बता दिया कि मैं फसल में छुपकर इन माँ बेटे की बातें सुन रहा था। इस औरत की उम्र कोई 30 साल के करीब होगी। रंग साफ था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी नुमाया थी। उसने मुझसे सवाल किया कि तुम मुसलमान हो तो यहाँ कैसे आ गए। मैंने कहा, बहन जी मैं पाकिस्तान से वीजा लगवाकर अमृतसर आया था और रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी और मैं पानी पीने के लिए उतरा तो गाड़ी चल पड़ी। अब पैदल ही अगले स्टेशन की तरफ जा रहा था तो आपकी बातें सुनकर रुक गया। मैं अभी तक हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आप एक सिख औरत हैं और सिख लड़के को मुसलमानों का कलिमा याद करवाती हैं। ये क्या राज है। मुझे मालूम था कि ये औरत मुसलमान है, लेकिन मैंने दानिस्ता तौर पर उससे इजहार न किया। औरत की नजरें मेरे चेहरे पर जम गई थीं। उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे कहा, क्या तुम वाकई पाकिस्तान से आए हो। मैंने कहा, हाँ ये मेरा पासपोर्ट देख लो। मैंने उसे अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाया। उसने मेरे पासपोर्ट को गौर से देखा और इस पर लगी हुई मेरी तस्वीर भी देखी। जब उसने पासपोर्ट मुझे वापस किया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मुआमला जरा और पेचीदा हो गया था। मैं चुप खड़ा उसी को देखता रहा। औरत ने अपने दुपट्टे के पल्लों से अपने आंसू साफ किए, एक नजर पीछे खेतों की तरफ देखा और उदास लहजे में कहा, वहाँ आ जाओ भाई। वो मुझे फसल के अंदर ले गई। यहाँ थोड़ी सी जगह कुशादा थी। अब उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और सिसकियां भरकर रोने लगी। मैं परेशान हो गया और मेरी समझ में कुछ न आया तो मैं यूं ही उसे तसल्लियां देने लगा। रोने से जब इस औरत के दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो वो कहने लगी, मैं सिख नहीं मैं मुसलमान हूँ, मगर एक सिख की बीवी बना दी गई हूँ। मैं दम बखूद सा होकर रह गया। तब जो इस बदनसीब औरत ने मुझे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ तो मशरकी पंजाब में हिंदू और सिखों ने मिलकर मुसलमानों पर यलगार शुरू कर दी। मुसलमानों के घरों को जला दिया, उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया, नौजवान लड़कियों को उठा कर ले गए। उस औरत का नाम रजिया बानो था। वो बताती है कि उनका घर करतारपुरा के कस्बे में था। जब फसाद शुरू हुए तो उस वक्त रजिया बानो की उम्र 16 साल थी। उसके 2 छोटे भाई थे, एक माँ और बाप थे। सिखों ने अचानक गांव पर हमला बोल दिया। उसका बाप उन्हें घर से लेकर भागा। सिखों ने उसका पीछा किया। रजिया बानो का कहना है कि सिखों ने उसके सामने उसके 2 भाइयों और माँ बाप को किरपाने मार मार कर शहीद कर दिया। वो बेहोश हो गई और जब होश आया वो एक जट के घर में थी। सिख उसे अगवा करके ले आया था। पहले तो 1 साल तक उसने रजिया को वैसे ही घर में डाल रखा था। फिर उससे सिखों के रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। रजिया के 3 बच्चे पैदा हुए जो 4-5 साल की उम्र तक पहुंचकर मर गए थे। फिर ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उसके बाप ने बिशन सिंह रखा। रजिया बानो ने बताया कि मेरे साथ किस्मत ने जो करना था वो हो गया, मगर मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा सिख न बने, वो मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। चुनांचा उसने छुपकर अपने बच्चे को कलिमा और नमाज सिखानी शुरू कर दी। रजिया के बकौल उसने अपने बेटे का खुफिया नाम गुलाम अली रखा है। लड़का अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता है। जब हम घर में अकेले होते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर नमाज और नवाफिल भी अदा कर लेता है। मैं उसे मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ा सकती थी क्योंकि इसका सिख बाप बड़ा जालिम और मुतअस्सिब सिख है। हमने ये बात उससे छुपा रखी है। मैं उसे कलिमा शरीफ के अलावा सूरा फातिहा भी सिखा चुकी हूँ। जब रोजाना वो स्कूल जाता है मैं उसके साथ यहाँ तक आती हूँ
और रास्ते में ये तमाम चीजें उसे सिखाती हूँ। मेरा बेटा अंदर से पूरा मुसलमान बन चुका है। अब मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश बाकी है कि किसी तरह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान चली जाऊं और फिर वहां से कभी वापस न आऊं। लेकिन मेरा जालिम शोहर मुझे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेने देता। और फिर इसने हिंदू सिख औरतों की तरह मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मेरे बेटे को किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं उस मुसलमान औरत की दास्तान सुनकर सकते में आ गया था। मेरे सामने एक ऐसी मजलूम औरत हाथ जोड़े बैठी थी जिसने अपने माँ बाप भाइयों को ही नहीं बल्कि अपनी इज्जत को भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया था। ये 1947 में मशरकी पंजाब में इन सिखों के हाथों अगवा शुदा एक औरत का अलमिया नहीं था, बल्कि ऐसी हजारों लाखों औरतों का अलमिया था जो न जाने काफिरों के देश में कहां कहां जुल्म के जेरे इताब जिंदगी गुजार रही हैं। ये औरत जो कभी गैरतमंद बाप की बेटी रजिया बानो थी, अब कुलदीप गौर के नाम से अपने पेट से बशण सिंह जन्म देकर उसे छिप छिप कर कुरान शरीफ पढ़ा रही थी। मैंने अपने हाथों से रजिया बानो के हाथ नीचे कर दिए और कहा, मेरी बहन, अगर ये बात मेरे अख्तियार में होती तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान ले जाता, मगर मेरी बहन यकीन करना कि मैं मजबूर हूँ, ख्वाहिश के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तुमसे वादा करता हूँ कि अगर कभी ऐसा मौके आया तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पाकिस्तान जरूर पहुँचाऊंगा, मुझे मुआफ कर देना। मेरी बहन रजिया बानो के चेहरे पर एक ऐसा गम और ऐसी उदासी छा गई थी जो सदियों का गम और सदियों की उदासी लगती थी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ लेती हूँ। मैंने कौम की इस बदनसीब बेटी के पांव से एक हाथ छोकर वो हाथ अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, जिंदगी रही तो तुम्हारे पास एक बार जरूर आऊंगा बहन। ये कहकर मैं फसल से निकलकर एक खेत की मेंढ पर आया और रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल पाकिस्तान की इस मजलूम बहन के गम में डूबा हुआ था। काफी देर तक मैं चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं कहां से कहां आ गया। जब अपने होश व हवास में आया तो देखा कि मैं एक रेलवे फाटक के करीब पहुंचा हूं। रेल का फाटक बंद था और गाड़ी भी आने वाली थी। फाटक के दोनों जानिब कच्ची सड़क पर एक दो रेढ़े खड़े थे। एक सिख भींस का रिसा थामे भींस को रेलवे फाटक पार करवाने की कोशिश कर रहा था। दौर से रेल के इंजन ने सीटियां देनी शुरू कर दी। फाटक वाले ने शोर मचा दिया। सिख इतनी देर में भींस को लाइन पार करवा चुका था। इस बार गाड़ी जालंधर दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं फाटक से कुछ दौर ही खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। उसका इंजन कोयले से चलने वाला इंजन था। अभी तक मैंने इंडिया में चलने वाली रेलगाड़ियों के आगे कोयले से चलने वाले इंजन ही देखे थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि इंडिया में चूंकि कोयला कई मकामात से निकाला जाता है, इसीलिए ज्यादा रेलगाड़ियां कोयले के इंजनों से ही चलती हैं। ट्रेन शोर मचाती लाइन के दोनों अतराफ में गर्द उड़ाती चली गई। मैंने सोचा कि इस तरह कब तक पैदल चलता रहूंगा। मैं अमृतसर वाली खतरनाक फजा से काफी दौर निकल आया था। बेहतर है कि जीटी रोड पर वापस चला जाऊं और वहां से किसी बस या ट्रक में बैठकर किसी अगले शहर पहुंचूं। चुनांचा में रेलवे फाटक से एक कच्ची सड़क पर हो गया। ये देही इलाका था। किसी को क्या मालूम कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। मेरा लिबास ही ऐसा था जो देखने में मालूम होता कि कोई लड़का शहर से अपने अजीजों को मिलने गांव आया है। कुछ ही सड़क खीतों में दो चार मोड़ काटने के बाद जालंधर की तरफ जाने वाले जीटी रोड पर मिल गई। एक दरख्त के नीचे मुझे एक बूढ़ा सुख नजर आया जो छापे में संतरे बेच रहा था। इस कस्म का एक संतरा मैंने सैयद साहब के यहाँ खाया था। मुझे भूख लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी। पहले सोचा कि सुख के पास नहीं जाना चाहिए, न जाने वो मुझसे क्या पूछेगा और मैं उसे क्या जवाब दूंगा। फिर ख्याल आया कि उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। वैसे भी भारतीय करेंसी मेरे पास मौजूद थी। मैं उसके पास चला गया और कहा कि सरदार जी संतरे कैसे लगाए हैं। सरदार जी ने एक संतरा उठाकर मुझे थमाया और कहा, खाकर देखो महाराज। मैंने कहा, वो तो मैं देख रहा हूँ कि नागपुरी हैं। मैंने 4 संतरे उठा लिए और पूछा कि कितने पैसे दूं। सरदार जी ने बेनियाजी से अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा कि 1 रुपया दे दो। मैंने 1 रुपया का नोट दिया और आगे चल दिया। मैं उस जगह से कोई सवारी पकड़ना चाहता था क्योंकि वहाँ कस्बे का मोड़ था। मैं सड़क के एक किनारे खड़ा हो गया और किसी लारी वगैरह का इंतजार करने लगा। एक लारी आई जो मुसाफिरों से भरी हुई थी। मैंने हाथ दिया जो न रखी। उसके बाद एक ट्रक आया जिस पर सामान लोड था। मैंने उसे हाथ किया लेकिन वो भी न रुका। दौर से एक जीप आती हुई नजर आई। मैं सड़क से जरा हटकर दौर खड़ा हो गया इस ख्याल से कि कहीं ये पुलिस वगैरह की जीप न हो, मगर ये स्वेलिन जीप थी। उसे एक सिख ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर तक चला हूंगा कि पीछे
एक हारन की आवाज सुनाई दी। मैंने मड़कर देखा तो एक बस आ रही थी। सड़क के दरमियान एक गधा आ गया था जिसके लिए ड्राइवर हारन दे रहा था। दूर से मैं बस को पहचान न सका। मैंने उसे हाथ दे दिया। बस मेरे करीब आकर रुक गई। ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि बस की पेशानी में अंग्रेजी में पुलिस लिखा हुआ था। ये पुलिस की गाड़ी थी जिसे एक ड्राइवर चला रहा था, जिसने एक हाथ के इशारे से आ जाओ बाबूजी, अंदर आ जाओ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।